हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ग्रामे ग्रामे जने जने अभियान अब मूर्त रूप में उपस्थित हो रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत रविवार के रविवार हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के विशेष रूप से बच्चों के लिए और जो हमारे अन्य धार्मिक लोग हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं, जो अपने घर में भगवान का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे समस्त जनों के लिए विशेष रूप से उनके उच्चारण की शुद्धि हो और वह शुद्ध रूप से अपनी उपासना को करके भगवान को प्रसन्न कर सकें। इसी उद्देश्य से हमने यह सत्र प्रारंभ किया और साथ ही साथ जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, लॉकडाउन में वो घर में उपस्थित हैं, घर में संस्कारों का प्रवाह हो सके, तो कई बार जो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक गण हैं, वे यह सोचते हैं कि भाई बच्चों को धूप अगरबत्ती प्रणाम कर देना, धूप जला देना, दीपक करा देना, चरणामृत प्रसाद करा देना, यहाँ तक तो ठीक है, किंतु आगे यदि उनको पढ़ाया जाए या अन्य धार्मिक गतिविधियों में, जैसे हमारा जो धर्म है वह ज्ञान से ही नहीं है, तो इसकी जो अध्ययन की श्रृंखला में प्रवेश कराने में एक परेशानी दिखती है। वह यह दिखती है कि संस्कृत का पाठ अत्यंत ही क्लिष्ट समझ में आता है। तो उस शंका को, उस परेशानी को दूर करने के लिए ही यह सत्र प्रारंभ किया। तो आइए, हमारे ऑनलाइन दर्शकगण भी उपस्थित हो रहे हैं, आप सभी का स्वागत। संभवतः हमारे बड़े ही स्नेहिल युवराज जी, अन्य सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी धार्मिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है, रामानुज स्वामी जी ने आज्ञा दिया है कि सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा श्री रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। रामानुज स्वामी जी की दिव्य आज्ञा है सभी देश, सभी काल, सभी परिस्थिति में, और उस परिस्थिति में लॉकडाउन भी है, तो इसमें भी हमें वर्धताम अभिवर्धताम, भगवान की शरणागति को प्राप्त करने में सहायक समस्त विधानों को खूब बढ़ाना है, खूब प्रचारित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवत उपासना में जा सकें और उनकी उपासना स्वस्थ हो सके, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना। तो आइए, मैं आशा करता हूँ आप अपने बच्चों को भी साथ में रख चुके होंगे और अपने बच्चों को विशेष रूप से हम, जिससे उनका अध्ययन भी शुद्ध हो और अध्ययन अध्यापन में भी वर्धन हो, साथ ही साथ धार्मिक उपासना भी शुद्ध हो, उनकी रुचि बढ़े, उस उद्देश्य के साथ हम सभी सत्र में प्रवेश करते हैं। जय श्रीमन्नारायण।
वर्णमाला में अध्ययन करने के पश्चात 3 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में बच्चों को काफ़ी पीड़ा, कठिनता का अनुभव होता है। उन वर्णों को शुद्ध कैसे करें? कई बार जो क्षेत्र में पढ़ाने वाले जो नर्सरी एलकेजी के शिक्षक होते हैं वह भी बच्चों को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाते। परिणाम स्वरूप बड़े होने तक और यहाँ तक कि कई बार ग्रेजुएशन, स्नातक आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले जो विद्यार्थी गण हैं और इसके पश्चात वे जब प्रौढ़ हो जाते हैं, सामान्य जन्म भाषा में भी उनसे इन 3 वर्णों में उच्चारण में भेद स्थापित कर देना यह बड़ा ही कठिन दिखता है। यद्यपि यह तकनीकी रूप से समझा जाए तो बड़ा ही सरल है, किंतु फिर भी वे इसे आत्मसात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते। तो आइए एक एक करके हम इसे समझेंगे। तो वे 3 वर्ण कौन हैं जो सुनने में एक जैसे हो जाते हैं, कई बार बोलने में एक जैसे हो जाते हैं। यदि वह बोलने में एक जैसे होते तो वर्णमाला में फिर इनके 3 स्थान क्यों होते? ध्यान देना होगा, यदि बोलने में एक जैसे होते, इनमें कोई भेद नहीं होता, तो फिर 3 वर्णों की आवश्यकता क्या थी? 3 वर्ण की आवश्यकता, 3 वर्ण की स्थिति ही कहती है अवश्यमेव इनके उच्चारण में भेद है और उसे उसी अनुसार उच्चारण किया जाना चाहिए। यही भाषा का सम्मान है। सरलता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि भाषा के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए। वर्तमान समय के कुछ शिक्षक गण सरलता के नाम पर भाषा के साथ उपहासजनक कृत्यों को करते हैं और वे बच्चों में इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाते। तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं। ऐसा उपहास भाषा जगत के साथ नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे शिक्षक गण हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वे भी, जो बच्चे गण हैं वे भी, और जो बालक हैं प्यारे प्यारे, उन सभी बच्चों को जय श्रीमन नारायण। और ध्यान से आप सभी इन 3 वर्णों को सबसे पहले पहचानें। पहला वर्ण है ये श, जिसे हम कहते हैं तालव्य श। दूसरा वर्ण है श, जिसे हम कहते हैं मूर्धन्य श। और तीसरा वर्ण है स, जिसे हम कहते हैं दंत स। मैं इसके नामों को भी इसके नीचे लिख दूं। तालव्य श। इसे हम सामान्य भाषा में नर्सरी और एलकेजी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कहते हैं शलजम वाला सा या शंकर वाला श। और दूसरा मूर्धन्य श। पहले बच्चों को हम बताएंगे कि तीनों श का प्रयोग उनके स्तर पर कैसे बताया जाता है और फिर उसमें जो शुद्धियां हैं उसको शुद्ध करने की विधि हमने बताई। तो यह हुआ पहले तरीके का तालव्य श। दूसरे
तरीके का श है जिसे हम कहते हैं मूर्धन्य श। मूर्धन्य श को कैसे हम कहते हैं? तो मूर्धन्य श को हम कहते हैं षटकोण वाला श। षटकोण वो ऐसे करके कुछ पुस्तकों में बना रहता है और कहते हैं ऐसे षटकोण वाला, 6 कोण वाला एक ज्यामितीय आकृति है, उसका नाम षटकोण। ये षटकोण वाला श, या प जो कटा होता है पेट जिसका, वो वाला श। फिर तीसरा स। इसे हम कहते हैं दंत स। दंत स, सलवार वाला स। दंत स। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 प्रकार के शब्द, तीनों का उच्चारण नाम अलग अलग है और तीनों से शब्दों का संरचना भी अलग अलग है। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। अब यहां तक तो बच्चे समझ गए, या जो बचपन में हमने पढ़ा वो बात हम समझ गए, लेकिन इसके बाद कमी कहाँ रह गई कि हम कई बार, मैं समझता हूं बच्चे समझ चुके होंगे या जो भी लोग हैं तीनों वर्णों को चिन्हित कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, इसलिए मैं इनके उदाहरणों को अब यहां से हटा रहा हूं। तो 3 प्रकार के स्वादिज्ञ, तीनों में अब यहां तक की बातों को तो हम सभी जान रहे थे, लेकिन इन तीनों में जो भेद है इसे समझना होगा। या भेद क्या है? उच्चारण में हम अंतर कैसे समझेंगे? तो देखिए, मैं आपसे पहले तो इस समस्या के स्थली को लेकर चर्चा करूं। भारत के उत्तरी भाग में जो जम्मू, कश्मीर, हिमाचल आदि के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में प्रायः इन तीनों के जगह पर तालव्य श का प्रयोग क्षेत्रीय उच्चारण शैली के कारण पाया जाता है। और इधर आप आ जाएं दंत स, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाका, इन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें दंत स बोलने की अधिकता ज़्यादा रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि श्री रामचरितमानस में जो अवधि आदि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई महाग्रंथ है, उसमें बाबा तुलसी ने जहाँ अवधि भाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया है, तो प्रायः शंकर की जगह संकर शब्द का प्रयोग किया गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर आदि, जिसमें शंकर, सुवन, केसरी ये तीनों स तालव्य श। नारायण, शंकर, सुवन और केसरी ये तीनों संस्कृत वाङ्मय में तालव्य श के हैं, किंतु क्षेत्रीय भाषा में तालव्य श का प्रयोग दंत स के रूप में उपयोग होने में वहाँ पर शंकर, सुवन, केसरी, नंदन रूप से रचना की गई। ये काव्य जगत की बात है। अब इधर पहुँचते हैं हम सभी
ये तालव्य श, तो हमने मूल रूप से देखा कि उत्तर क्षेत्र में तालव्य श का प्रयोग की बहुलता है। शाब, साहब शब्द की जगह पर हम शाब शब्द का प्रयोग देखेंगे। बोलचाल की भाषा, ठीक। दंतसा का प्रयोग की बहुलता हम सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के क्षेत्रों में दंतसा का प्रयोग ज़्यादा देखते हैं। कई बार तालव्य श और मूर्धन्य श की जगह पर भी दंतसा का प्रयोग हो जाता है। तो ये नहीं कि मेरे कहने का आशय नहीं कि यहाँ बहुत यही बोला जाता है। जहाँ भाषा की शुद्धि जिन वक्ताओं में नहीं दिखती है, जिन उनमें ये समस्याएं उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती, आइए उसे शुद्ध करते हैं। तालव्य श को कैसे शुद्ध करें? तो मैं समझता हूं कि अब एक एक वर्ण पर ध्यान देने के लिए, ध्यान देते हुए हम सभी काम करें, क्योंकि सभी वर्णों की उपस्थिति होने पर हमारा मन उन सभी पर विकेंद्रित होता रहेगा और बड़े तो समझ जाएंगे, किंतु जो बच्चे हैं, बच्चों को विशेष रूप से परेशानी हो जाएगी। तो आइए बच्चों के लिए हम सभी एक तालव्य श का प्रयोग। तो नहीं दिख रहा? तालव्य श, तालव्य श का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे समझें, बोला कैसे जाए? तो छोटा सा तरीका है। बच्चे इस तालव्य श का उच्चारण, बच्चे ही नहीं ध्यान देंगे, जिनके उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, वे बड़े भी। बच्चे सोचेंगे कि बार बार गुरुजी मुझे ही, हम लोगों को ही बताते हैं कि हम गलती करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए विशेष निवेदन, ऐसा आप ही नहीं करते, बड़े भी करते हैं, और उनके भी कंफ्यूजन को दूर करना है। हो सकता है आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके बाबा, आपके दादियाँ भी करते होंगे, लेकिन आप उनको परेशान मत करना, आप अपनी भाषा को शुद्ध करो, क्योंकि आप विशेष प्रिविलेज्ड हो कि आपको यह समझने का अवसर प्राप्त हो रहा, उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ और इसीलिए शायद वो शुद्ध न कर सके। तो तालव्य श, तालव्य श, हम तालव्य श को समझते हैं। तो तालव्य श तो नहीं बोल पाते हैं, विशेष रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते। अब इसके उच्चारण को हम समझेंगे। हम बच्चों से निवेदन करेंगे कि आप बोलेंगे च। थोड़ी देर के लिए इस तालव्य श को भूलते हैं और उच्चारण करते हैं च। छ, ज, झ। बोलना है च, छ, ज, झ। च से चाचा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा। सभी बच्चे बोल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जब आप च बोलते हैं तो आपकी जिह्वा, आपकी जीभ कहाँ जाती है? वेयर डज योर टंग गोज? आपका टंग टच कहाँ करता है? वह फोकस करना है, वह ध्यान देना। तो आपने देखा क्या, दांत के ऊपर मसूड़े होते हैं, ओके, दांत के ऊपर मसूड़े, और भीतर से मसूड़ों के थोड़ा ऊपर जब जीभ जाता है तो वहां पर बोलते हैं च। कोशिश करें ध्यान देने का। दांत के ऊपर मसूड़े का हिस्सा गम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गम, टीथ, देयर कम्स गम, और गम के ऊपर भी जब हम जाएंगे थोड़ा सा, एकदम हल्का सा पीछे,
जिसको कहते हैं जस्ट उसके बगल में, तो वहां पर हमारा जीव पहुंचता है और हम बोलते हैं च, फिर जीव वहीं जाएगा, बोलेंगे छ, जीव वहीं जाएगा, बोलेंगे ज, जीव वहीं जाएगा, बोलेंगे झ। यह जो जगह है जहां पर जीभ जा रही है और आप बोल रहे हैं च, छ, ज, झ, इस विशेष स्थान का नाम है तालु। क्या नाम है? उसी स्थान का नाम है तालु। ठीक, अब तालु तो हमें दिख गया। तालु कहाँ है? जहां से च, छ, ज, झ बोलते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जहां से च, छ, ज, झ बोलते हैं उसी जगह को कहते हैं तालु। और तालु से ही बना तालव्य श। तालु से बना तालु, तालव्य। तालु वाले श का नाम हो गया तालव्य श। तो अब करना ये है कि आपको आपके जीभ को कहां ले जाना है। पहले आप परेशान मत हो, आप श बोलने की कोशिश ही मत करो। आप पहले जीभ को फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर टंग एट तालु। आप अपने जीभ को तालु पर चिन्हित करो, फोकस करो। जीभ जला जाए जब तालु पे, वहां पर जीभ का टिप को टच कीजिए। जीभ के टिप को तालु के पोजीशन पे जहां से च, छ, ज, झ बोलते हो वहां टिप पे रखिए और हमारे साथ बोलिए। आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना, बस शाह बोलना है। जो भी आप बोलते हैं शाह जैसे बोलते हैं वैसे बोलना कि बोले जैसे आप बोलते हो ठीक वैसे बोलो। जीभ को बस तालु पे रखना है। तो आप क्या बोलोगे? श। वह जो उच्चारण है इसे रिकॉग्नाइज करें, इसे पहचानें, इसे चिन्हित करें। वो जो तालु से बोला जा रहा श होगा, जैसे ही आप बोलते हैं आपको श बोलने में परिवर्तन नहीं लाना है, आपको श ही बोलना है। स्थान को चिन्हित करना है तालु को। सिर्फ स्थान परिवर्तन के कारण ही आपके उच्चारण में शुद्धि हो रही है, अन्यथा आप तो प्यारे बहुत अच्छे बोल रहे हैं। तो सिर्फ आपको जहां से च, छ, ज, झ बोलते हैं उस तालु नामक जगह पे जिह्वा को, जीभ को रख देने से आपका शलजम वाला श शुद्ध हो जाएगा। आप इसे बोलने की कोशिश करो और यदि दिक्कत हो तो आप हमसे इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, हम आपको उसका और भी क्लियर कराएंगे। हम आपसे लाइव में उसको समझा देंगे, लाइव वीडियो पर समझा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखोगे कि जहां से च, छ, ज, झ बोलते हैं उस तालु नामक जगह पर जीभ रख के आप बोलोगे तो आप तालव्य श ही बोलोगे। ओके, अब अगले में हम सभी चलें। छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़े रूप में बाद में उपस्थित हो जाती हैं। प्रवेशिका में, प्रवेश में इन द बिगनिंग उन छोटे मिस्टेक्स को हमारे अभिभावक ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कि बच्चों में अशुद्धियां कंटिन्यू रह जाती हैं। इसीलिए हमें शांति के साथ उन बच्चों में कोई प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना है कि अपने जीभ के लोकेशन को चिन्हित करें, निश्चित करें। मूर्धन्य श को अब हम सभी समझेंगे। मूर्धन्य श को हम सभी समझेंगे कि मूर्धन्य श कैसे बोलते हैं।
ये लिखा प और ये कटा, मूर्धन्य श। प कट के मूर्धन्य श। इस श को कैसे बोलना है? इस श को बोलना है, हमारे साथ आप बोलें, थोड़ी देर के लिए इस मूर्धन्य श पर ध्यान नहीं देंगे, छिप जाएगा। और अब हमको ध्यान देना है, बोलना है ट। फिर बोलना है ठ। फिर बोलना है ड। फिर बोलना है ढ। ट ठ ढ ढ आदि। तो अब जब हम ट बोल रहे हैं, ठ बोल रहे हैं, ड बोल रहे हैं और ढ बोल रहे हैं, ओके, तो ट ठ ड ढ इन चारों को हम सभी बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे ट कहाँ से बोलते हैं। तो आप क्या ध्यान देते हो, आपको क्या समझ में आ रहा है कि दांत के पीछे मसूड़े, मसूड़े के पीछे तालू, जहां से हमने बोला था च छ, और ठीक उसके और ऊपर हम पहुंचते हैं। जीभ थोड़ी और घूमती है और घूम करके उल्टी घूमती है। जीभ थोड़ी और ऊपर जाती है और वहां से बोलते हैं टा था। जीभ कर्ल करती है, द टंग विल कर्ल अप और बोलेगी ट ठ ड ढ। ठीक, सभी बच्चे बोलते हैं टमाटर वाला ट, ठठेरा वाला ठ, डमरू वाला ड, ढक्कन वाला ढ। वेरी इजी। तो टमाटर वाला ट, ठठेरा ठ, डमरू ड, ढक्कन ढ। जीभ घुमा हुआ है और जिस जगह को जीभ स्पर्श कर रहा है, तालू के पीछे और ऊपर, तालू से और ऊपर जाता है जीभ घूम कर, तो उस जगह का नाम है मूर्धा। उस अंग का स्पेशल नाम है मूर्धा। जहां से हमने बोला ट ठ ड ढ, उस जगह का स्पेशल नाम है मूर्धा। और उसी जगह से संबंधित है मूर्धन्य श। मूर्धा पहले ट ठ ड ढ जहां बोलते हैं उस जगह पर जीभ को ले जाएं और जीभ को ले जा करके वहां से, ध्यान देंगे, वहां से आप प्लीज कुछ कुछ बदलाव मत करो। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, बोलना है, लोकेशन को, स्थान को चिन्हित करें जहां से आपने ट बोला है, जीभ को वैसे ही घुमा के वहां रखें। उस जगह का नाम है मूर्धा। और उस जगह रख कर के जब आप श बोलोगे वह हो जाता है मूर्धन्य श, षटकोण वाला श। इसका क्या नाम है? मूर्धन्य श। मूर्धा को न समझ पाने के कारण हमने बच्चों को बता दिया षटकोण वाला श। उच्चारण से, उच्चारण स्थली से पहचान कराने की परंपरा को हटा करके सिर्फ आकृति के आधार पर पहचान कराने वाली परंपरा पर हम पहुंच गए। तो इसलिए ध्यान देना होगा कि उच्चारण स्थली में इसी श को दो तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक तो मूर्धन्य श और दूसरा उसको सहजता के नाम पर षटकोण वाला श कह के भी पढ़ा देते हैं। लेकिन षटकोण वाले श से तो वह पिक्चर दे रिकॉग्नाइज इट, उच्चारण नहीं समझ पाते। इसीलिए उनको यह भी बताना जरूरी है कि उसी श का नाम
वास्तविक नाम मूर्धन्य श है और वह बोला मूर्धा से जाता है, इसीलिए उसका नाम मूर्धन्य श है। तो मूर्धा क्या है? जहां से ट ठ ड ढ बोलते हैं उसी जगह से मूर्धन्य श को हम सभी बोलते हैं। हमें आशा है कि बच्चों को इसका विशेष लाभ जरूर मिल रहा होगा। तो फिर से एक बार पुनरावृत्ति। ट ठ ड ढ। हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं जाना है। जब भी इसे पुस्तक में देखें, बच्चे कृपया रुकें। वहां रुक करके स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस छोटी सी बात को थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धीरज के साथ यदि हम आज समझ लेंगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अन्यथा यह जो 2-4-10 दिन की पेशेंस नहीं दिखाने के कारण हम आगे बढ़ते चले गए, तो ध्यान दीजिएगा, स्नातक किए हुए बड़े बड़े लोग जो खूब शिक्षित हैं, उनके उच्चारण में भी अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छा कार्य है, धन दौलत सब है, बहुत सफल व्यक्तित्व हैं, किंतु जब वे बोलते हैं तो उनके उच्चारण में इस छोटी सी गलती के कारण ऐसा दिख जाता है कि उन्होंने बचपन में प्रशिक्षण की प्राप्ति नहीं की एक अच्छे शिक्षक के कारण, जिसके कारण यह बाल्यावस्था की समस्या जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो इसीलिए बच्चों को इसका विशेष ध्यान दिलाना चाहिए और जो बड़े लोग पढ़ते हैं वे भी टेक्निकली समझें। यहाँ डायरेक्ट ना पहुँच के यदि कहीं उच्चारण को समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले ध्यान दें, टा ठा डा ढा, जहाँ जीभ का अग्रभाग स्पर्श कर रहा है उसे मूर्धा कहते हैं, और वहीं से स्पर्श करके स के उच्चारण करने पर जो उच्चारण होता है उसे मूर्धन्य श कहते हैं। आगे आते हैं। तो पहले तो जो नामकरण है उसी में इसके उच्चारण का विशेष ध्यान रखा गया है और उसकी ओर इशारा प्राप्त न होने के कारण, संकेत प्राप्त न होने के कारण भी यह परिणाम दिखता है। आगे आते हैं दंत स। र लिख के डंडा और बीच में पेट काट दिया, इसे हम कहते हैं दंत स। अब ये दंत स कैसे बोलते हैं? हमारे जो ये दंत स बोल तो सभी लेते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इस दंत स को बोलने में दिक्कत होती है। जम्मू पंजाब आदि के क्षेत्रों में दंत स को बोलने में थोड़ी परेशानी वहाँ के बच्चों को होती है, क्योंकि वहाँ के उच्चारण में काला के श का विशेष प्रयोग है। दंत स को समझेंगे, इसको भी ठीक उसी प्रक्रिया से समझेंगे, सहजता के साथ समझेंगे। सहजता इसके नामों में है, किंतु भाषा विज्ञान में भी ध्यान न देने के कारण, भाषा के उच्चारण में ध्यान न देने के कारण जो सहज और सरल रूप है उसको छोड़ करके अन्य माध्यमों का प्रयोग करने के कारण मूल उच्चारण में ही जो भाषा का विशेष स्थान है, हमारे हिंदी वर्णमाला में, हमारे संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण पर विशेष ध्यान रखा गया है, उससे बच्चे दूर हो जाते हैं। दंत स, दंत स समझते हैं दंत स कैसे बोला जाए, तो थोड़ी देर के लिए दंत स को हम भूल जाते हैं। दंत स को ध्यान न देते हुए अब हम कुछ और ध्यान देते हैं। वह क्या है? त, तलवार वाला त, था, थान वाला था, द, दर्जी वाला द, दवात वाला द,
धा, धन वाला धा, धंधा वाला धा। ओके, ध्यान देना है। फिर से जीभ कहां जा रही है, फोकस है, फोकस लोकेशन ऑफ योर टंग। ता, ता, था, था, दा, दा, धा, धा। दांत को जीभ स्पर्श करता है, दांत का अग्रभाग जीभ स्पर्श करता है, उसको हम सभी दांत कहते हैं। उसी को तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बच्चे बाद में पढ़ेंगे। तो मूल शब्द, शुद्ध शब्द है दंत। और उसी से बना दंत सा। ता, था, देखिए मेरी दांत में जीभ दिखती भी होगी बच्चों को। ता, था, दा, धा। तो जीभ दांत में सट कर के उच्चारण होता है ता, था, दा और धा। जहां पर ता, था, दा, धा सट के बोल रहा है, उसी जगह का नाम दांत। दांत तो ऐसे बच्चे सभी जानते हैं, टीथ तो दिखा देते हैं बच्चों, दांत दिखाओ, टीथ। टंग दिखाओ, जीभ निकाल के टंग। तो यह जीभ जब दांत में सट करके बोले उस तथा दाधा को, ठीक उसी प्रकार से बदलना नहीं, जीभ के अग्रभाग को दांत में सटा के बोल लेंगे तो उसी स का नाम होगा स। स दांत में सटाएंगे और बोलेंगे स। यदि कभी भूल जाए, यदि कभी कंफ्यूजन हो तो भ्रमित नहीं होना है। ता, था, दा और धा, इन चारों को समझ के, ता, था, दा और धा, इन चारों को ध्यान करके उस जगह को पहचानना है। कहाँ से? तो वह जगह सभी जान रहे हैं, दांत बच्चे आसानी से समझ जाएंगे, बड़े भी समझ जाएंगे। उसी जगह पर जीभ को ले जाके आपको बोलना है, तो वह उच्चारण हो जाएगा स का, दंत स। तो इस प्रकार से हमने इस बार की कक्षा में तीन वर्णों को विशेष रूप से समझा। वो तीन वर्ण क्या थे? एक बार पूरी कक्षा, पूरे सत्र का समरी हम सभी ले लें। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। इन तीनों के उच्चारण को इस बार हमने समझा। और यदि कभी भूलें तो कुछ नहीं करना है, आप च छ ज झ बोल दें, वहीं तालु है और उसी से तालव्य श। आप ट ठ ड ढ बोल लें, वहीं मूर्धा है, वहीं से मूर्धन्य श है। और आप त थ द ध बोल दें, आप त थ द ध बोल दें, वहीं दांत है, वहीं से दंत स। ठीक, इन तीनों के संबंधित उच्चारण स्थली से ही इन तीनों का उच्चारण स्थली संबंधित है। जैसे आप इन तीनों को बोलते हैं तदनुसार रेस्पेक्टिवली, यदि आप जिह्वा को उन जगह पर ले जाएंगे तो आप तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, इन तीनों का उच्चारण शुद्ध रूप से अवश्यमेव कर लेंगे। तो इस उच्चारण को आपने विशेष रूप से समझा। और अगले सत्र में हम सभी एक और विशेष उच्चारण के दोष को समझने के लिए उपस्थित हैं। वह उच्चारण दोष क्या है? हमने वर्णमाला में पढ़ा होगा अंग
तो यह जो अंग है, अ के ऊपर का अनुस्वार, इसकी मात्रा जो जैसे शंकर, क्या लिखाया, श पर अनुस्वार, कर, शंकर, ध्यान देंगे। होमवर्क भी है और तैयारी भी करके आना है, तो अगली कक्षा में बात समझ में आए। हमने बोला शंकर, इस अनुस्वार का नाम अनुस्वार और एक दूसरा नाम है बिंदी। बच्चों को शॉर्टकट में बिंदी करके बता दिया जाता है, और ये बिंदी कई बार मैंने देखा है, जब मेरे पास बच्चे भागवत और रामायण पढ़ने आते हैं तो वे बच्चे भी अनुस्वार नहीं समझ पाते, उन्हें भी ध्यान दिलाना पड़ता है। जिसे आप बिंदी कहते हो तो हाँ हाँ गुरुजी समझ गया। तो यह जो वैकल्पिक व्यवस्था है बिंदी, उस बिंदी को और अनुस्वार को, अनुस्वार का ही एक नाम बिंदी है, बिंदी रूप से सामान्य रूप से शिक्षक लोग समझा देते हैं। जो श के ऊपर है, या जो चिन्ह है, या जो मात्रा है श के ऊपर, इस अनुस्वार का उच्चारण बदलता है, हर जगह एक जैसा नहीं रहता। तो इस अनुस्वार के उच्चारण को, अनुस्वार को कैसे, अनुस्वार, अनु मतलब पीछे पीछे, स्वर मतलब उच्चारण। तो अनु का जो स्वर है, अनुस्वार का जो उच्चारण है, उसमें क्या विशेषता है, उसकी क्या तकनीक है, इस उच्चारण को हम अगली बार लाइव क्लास में समझेंगे। आप अपने बच्चों को इसका वीडियो जरूर उपलब्ध करावें। आशा है और आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे इस ग्रामे ग्रामे जने जने अभियान सनातन धर्म कवच में अपने सभी इष्ट मित्रों को जोड़ें, जिससे कि बच्चों के अध्ययन में भी, उच्चारण में भी शुद्धि हो, और साथ ही साथ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी अपने अपने उपासना को शुद्ध स्वस्थ पुष्ट कर सकें। इसलिए आवश्यक है कि आप सभी हमारे ग्रुप में, ग्रामे ग्रामे जने जने सनातन धर्म कवच ग्रुप में अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आग्रह करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और विशेष रूप से यदि किसी बच्चे को कोई इन बातों में समझ ना आवे किसी कक्षा में, तो उसे हमें मैसेज जरूर करें, जिससे कि हम आवश्यकता पड़ने पर उसी कक्षा को दोबारा उनसे करा सकें, उन्हें बता सकें और उन्हें इस कक्षा के द्वारा समझा सकें। जिन बच्चों को विशेष रूप से और भी कुछ परेशानियां हैं, और भी कुछ जिज्ञासा होगी और विशेष रुचि होगी, उनके लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है। तो आप ज़रूर जुड़ें। जो माताएं बहनें घर में पूजा पाठ करती हैं, वे भी उस पूजा पाठ की शुद्धि के लिए हमारे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था में भी जुड़ें और अपने नित्य की उपासना को शुद्ध करें। मैं आशा करता हूँ कि आज की कक्षा में बच्चों से लेकर बूढ़े तक, जो हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो पूजा पाठ में रहती हैं और इधर उधर प्रशिक्षण प्राप्त करने नहीं जा पाती हैं, जो पूजन करती हैं, आपसे निवेदन, पहले धीरे धीरे शुद्धि करेंगे, फिर धीरे धीरे वह पारायण में आप तेजी ला सकेंगे। तालाव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, इन तीनों के उच्चारण स्थली को समझ करके हम उच्चारण को और सुंदर कर सकेंगे। आशा करता हूँ आपकी उपासना शुद्ध हो, सफल हो और आपकी समस्त मनोकामनाएं
पूर्ण हो। तब तक के लिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।